हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आपकी जो इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं, कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कौन से सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं, सब चीज़ें आपको वन बाय वन करवाई जाएंगी। बेफिक्र रहो, आप लोग सिर्फ सुनते रहना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस, स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन करके पीडीएफ्स डाउनलोड करके रिवीजन पर्पस के लिए रख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा एंड रिविजन के टाइम पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा जो आज का सेशन रहेगा वो रहेगा आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। पहली चीज़ जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो ब्रॉडली मेन कैटेगरीज होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है भाई, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है और टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहली चीज़, प्राइमरी सेक्टर जो है इसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इसमें जितनी भी सारे काम होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम होते हैं प्राइमरी सेक्टर में। क्लियर है भाई? एग्रीकल्चर रिलेटेड काम जिसमें भी होंगे वो आपका प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होगा। जैसे कि बात कर ले हम लोग एग्रीकल्चर की, जैसे कि हम लोग बात करें फॉरेस्ट्री की, जैसे कि हम लोग बात करें डेयरी की, जैसे कि हम लोग बात करें फिशिंग की, जैसे कि हम लोग बात करें माइनिंग की। ये सभी किस में आती हैं भाई साहब? नेचुरल जो रिसोर्सेज होती हैं हमारी वो आती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंडर। ठीक है, एग्रीकल्चर आ गया आपके पास, माइनिंग आ गया आपके पास, जिस भी ठीक है प्रोडक्ट में हमारा जो आउटपुट है वो नेचर से आ रहा हो वो आपको प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलेगा। इसका जो आउटपुट कहाँ से आ रहा है? नेचर से। सिंपल आपने याद रखना है, जिस भी प्रोडक्ट का आउटपुट आप नेचर से ले रहे हो वो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है। मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। प्राइमरी सेक्टर में कौन सी रिसोर्सेज आती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। आपको मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नेचुरल, माइनिंग, ठीक है, नेचुरल ऑयल एक्सप्लोरेशन, नेचुरल, ये सभी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है भाई साहब, हमारा जो बेस है इकोनॉमी का वो हमारा प्राइमरी सेक्टर के इसी के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, क्योंकि भाई साहब मेन एग्रीकल्चर जो है वो इसी सेक्टर से आ रहा होता है। यही वो सेक्टर है जिस सेक्टर की बदौलत अगले 2 सेक्टर्स भी चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास क्या उगा रहे हैं हम लोग भाई? यस, हम लोग क्या उगा रहे हैं भाई? गन्ने उगा रहे हैं, दैट इज शुगर केन। ओके, नेचुरल है ये। ओके, शुगर केन क्या है? नेचुरल है ना, गन्ने जो उगाते हैं हम लोग। अब इस शुगर कैन से हमने क्या बनाई भाई? शुगर बनाई एंड जैगरी बनाई। ओके, गुड़ भी बनाते हैं हम शुगर से। शुगर एंड जैगरी दे बोथ कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है भाई साहब, शुगर केन हमने प्राइमरी सेक्टर में उगा लिया, शुगर केन को लेके मशीन में प्रोसेस करके शुगर बनाई और जैगरी बनाई, ये कहाँ पे बन गया? सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर अब हमारे पास कौन सा होता है भाई? जहाँ पे हमारा काम मशीनरी का शुरू हो जाता है, मशीन या फिर प्रोसेसिंग इसमें की जाती है, तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। सिंपल एज इट इज, कुछ भी नहीं है भाई साहब। हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर के सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। इसको हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर। ओके भाई साहब, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इंडस्ट्री सेक्टर। मशीन या फिर प्रोसेसिंग हमारे यहाँ पे होता है। अब एग्जांपल में आपको ले लूँ, प्राइमरी सेक्टर में आप लोग क्या उगाते हैं भाई साहब? हम कॉटन उगाते हैं, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आ गया। इस कॉटन से हम लोग क्या बनाते हैं? दैट इज क्लोथ। ठीक है भाई, तो क्लोथ मिल ये किस में आएगा आपका?
सेकेंडरी सेक्टर में आएगा तो हमने रिसोर्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट की भाई, प्राइमरी सेक्टर से एक्सट्रैक्ट की। सिंपल, याद रहेगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, और वहीं सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग प्राइमरी सेक्टर के ही प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है, मशीन के द्वारा, तो वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को ही इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है, ठीक है भाई, क्लियर, याद रहेगा। अब फर्दर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट है वो डिफरेंशिएट क्या है। अब यहाँ जो शुगर केन आ गया, अब ये शुगर केन यहाँ पे क्या है, आपकी जो शुगर मिल होती है, ओके, शुगर मिल में लाना है, तो शुगर मिल किसके अंदर अंदर आती है भाई, सेकेंडरी में आती है। शुगर केन किस में आया, प्राइमरी में आ गया, ये सेकेंडरी में आ गया। अब शुगर कैन को लाना है शुगर मिल में, ठीक है। अब गन्ने को तो मिल में लाओगे तभी ना यार, यहाँ से इसको यहाँ पे लाओगे तभी ना, तो ये प्रोसेस करके इसको शुगर बनाएंगे, तो ये कौन लाएगा, ये आप लोग गाड़ी में लाओगे, यानी कि सर ट्रांसपोर्ट से लाओगे, ठीक है ना भाई, और कोई तो लाएगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का ही जरिया है जिससे लाओगे। तो ये जो आप एक बड़े वाली गाड़ी, ठीक है, बुक करोगे, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं सर्विस, ठीक है सर, क्या बोलते हैं, सर्विस। तो यही सर्विस जो है टर्शरी सेक्टर में आती है। दिस इज ऑल अबाउट टर्शरी सेक्टर, ठीक है। टर्शरी सेक्टर क्या है भाई साहब, यहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं, चाहे वो इंश्योरेंस सर्विसेज हो, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे वो टीचिंग सर्विसेज हो, चाहे वो हेल्थ केयर सर्विसेज हो, जितनी भी सर्विसेज आपके पास आती हैं तो वो आपको किस में देखने को मिलती हैं भाई, दैट इज टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब एक बार मैं रब कर देता हूँ पहले, फिर आपको दोबारा से समझाता हूँ भाई, ठीक। तीनों सेक्टर्स का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। यहाँ तक समझ आई या नहीं आई भाई, कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई मसला नहीं है, दोबारा से कर लेंगे यार, ठीक है। जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक मैं आपको करवाता रहूँगा। प्राइमरी सेक्टर मैंने आपको क्या बोला भाई साहब, पहली चीज़, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके। एग्रीकल्चर सेक्टर किसको बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या आता है हमारे पास, मैंने अभी बोला, फॉरेस्ट्री आती है हमारे पास, माइनिंग आ जाती है हमारे पास, ओके, देन अपने पास फिशिंग आ जाती है, ठीक है, देन अपने पास डेयरी आ जाती है। ये सभी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल अकरिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो जिसको आप लोग नेचुरल प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो हमारी आती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंडर, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, सेकेंडरी प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू द फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर नोन एज अ सेकेंडरी सेक्टर। सिंपल भाई साहब, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा प्रोसेस करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट में जब तैयार करें तो वो आता है अंडर सेकेंडरी सेक्टर, ठीक। सिंपल, यहां मैंने आपको शुगर कैन की एग्जांपल दी थी, ठीक है, शुगर कैन गन्ने की एग्जांपल दी थी। गन्ना आपने क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, या तो शुगर बनाओगे या फिर आप इसकी जैगरी बनाओगे, ठीक है। यही दो प्रोडक्ट आप बनाते हो, तो ये दो प्रोडक्ट आपके किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो इसको प्रोसेस करना पड़ता है थ्रू मशीनरी, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को ही हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं भाई, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर, सिंपल एज इट इज, क्लियर, यहां तक समझ आई। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है भाई, वो आता है कौन सा, दैट इज टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है मेरे भाई, टर्शरी सेक्टर हमारा क्या करता है, जनरेट करता है सर्विसेज, ओके। टर्शरी सेक्टर जनरेट सर्विसेज, सिंपल, ठीक है। टर्शरी सर्विसेज में अपने पास सर्विसेज को जो है वो जनरेट होती हैं। एजुकेशन, ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, एजुकेशन लेने आओ, तो ये भी एक सर्विस है जो आपकी टर्शरी सेक्टर में आती है। हेल्थ केयर, यानी कि डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या आपको कुछ प्रोडक्ट देता है, या फिर प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट कोई नेचुरल रिसोर्स देता है, नहीं भाई साहब। सेकेंडरी सेक्टर में से कोई आपको प्रोडक्ट देता है, नहीं, तो ये क्या देता है, आपको एक सर्विस देता है, तो वो डॉक्टर। बैंकिंग क्या है, यहाँ वहाँ आप क्या जाते हो, आपका अपना ही पैसा आपने जमा किया है, वही लेने वापस आप जाते हो, या फिर उसमें पैसा अपना डालते हो, तो ये क्या आपको सर्विस दे रहे हैं। कम्युनिकेशन, ठीक है भाई साहब, एयरटेल वाले हो गए, ठीक है, जियो वाले हो गए,
तो ये क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब कि जो इनका कस्टमर केयर, आप कॉल करते हो ना, कभी कभी कोई आपको दिक्कत आती है तो सीधा कस्टमर केयर को कॉल ठोक देते हैं, भाई साहब ये दिक्कत आ रही है अपने को, ये ठीक करके बत दो। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे पास सर्विस सेक्टर आता है। ठीक, तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं हमारे। तो अब इनका जीडीपी शेयर क्या रहता है तीनों सेक्टर्स का। ठीक है, अब यहां मैं अगर आपसे बात करूं जीडीपी शेयर की, ओके, जीडीपी शेयर, जीडीपी के बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था। अब ये जीडीपी में शेयर कितना रहता है इन तीनों सेक्टर्स का। पहले अगर मैं बात करूं टर्शरी सेक्टर की, ठीक है, टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर रहता है। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी सेक्टर देखने को मिलता है। उसके बाद आपको प्राइमरी सेक्टर देखने को मिलता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर देखने को मिलता है। अप्रॉक्स कितना रहता है ये मैं आपको बता दूं भाई साहब। ये जो अपना टर्शरी सेक्टर है इसका अप्रॉक्स आपका जो जीडीपी शेयर रहता है वो है 54%। सेकेंडरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये रहता है 30%। और प्राइमरी सेक्टर की बात करूं ये रहता है जस्ट 16.4%। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जीडीपी शेयर सबसे ज़्यादा किसका है, वो है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर यानी कि आपकी जो सर्विस सेक्टर होती है। ठीक है भाई साहब, और उसके बाद आपके पास आती है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है भाई साहब, जिसमें आप लोग क्या करते हो, मशीन का यूज़ करते हैं, या फिर उसमें क्या करते हैं आप लोग, यस, उसमें प्रोसेसिंग का जो फर्दर स्टेप होता है वो आप लेते हैं। तो ये आपके पास होता है सेकेंडरी सेक्टर। लास्ट में आपके पास सबसे कम वाला जो रहता है वो रहता है आपके पास प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, या फिर जिसको आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ कोई डाउट है तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, 1 सेकेंड भाई। ठीक है, यहां तक हुई क्लियरिटी? कहीं पे कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं भाई। प्राइमरी सेक्टर हम लोगों ने अभी इन डिटेल डिस्कस किया, ये सभी चीज़ें यहाँ पे वही लिखी हुई हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर इसको कहते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी जो मैं ऊपर आपको बता के आ चुका हूँ। देन अपने पास आ जाती है टर्शरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। बता दिया मैंने क्या चीज़ है ये। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन जीडीपी ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया कौन सा सेक्टर कितने प्रतिशत देता है। एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर ये आपका 16%, इंडस्ट्री यानी कि सेकेंडरी सेक्टर ये आपका 30%, 29.1% आपको देता है। सर्विस सेक्टर यानी कि 53.09% आपका ये शेयर रखता है किसमें भाई साहब, यस, इन जीडीपी ऑफ इंडिया। अब यहीं पे हम लोग अगर देखें हमारी वर्किंग फोर्स कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा वर्किंग जो हमारी है वो कौन से सेक्टर में देखने को मिलती है, तो वो भाई साहब आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या हमारे देश में लोगों को खेती बाड़ी ज़्यादा ही पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है भाई साहब, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। क्या है भाई साहब, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ना चाहते हुए भी उनको वो काम करना पड़ रहा है जिस काम के वो लायक नहीं है। मतलब कि वो अगर एक स्टेप ऊपर वाला काम करना चाह रहे हैं बट उसको वो मजबूरन तौर पर उनको एक स्टेप कम वाला काम करना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, याद रखना है आपने। एग्रीकल्चर सेक्टर में अप्रॉक्सीमेट 50% से ज़्यादा शेयर जो वर्क फोर्स का है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। टर्शरी सेक्टर में आपको देखने को मिलता है भाई साहब 27% शेयर, और सेकेंडरी सेक्टर में आपको देखने को मिलता है कितना, दैट इज़ 24%। ठीक है, 24%। अब मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, शेयर है। ठीक है, वर्किंग फोर्स जो है हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, देखो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड जो है वो क्या है हमारा भाई, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हिस्टोरिकल अगर इसको देखा जाए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो ये न्यूलिथिक पीरियड में ओरिजिनेट हो गई थी। कुछ बोलते हैं कि भाई अपर पैलियोलिथिक पीरियड में ये ओरिजिनेट हुई थी।
तो इन चीज़ों को आप हिस्टोरिकल जो है वो हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे हम लोग कि न्यूलिथिक क्या था, अपर पैलियोलिथिक में कौन सी आई थी, कौन से नहीं आई थी, इन चीज़ों में आपने डिटेल में नहीं जाना है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर का, फूड का पूरे दुनिया में। ठीक है भाई साहब, 40% एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। याद रखना है भाई साहब, अभी मैंने आपको बताया है 40 से 50% जो हमारी यहाँ की एम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो होल डिपेंडेंट है किसके ऊपर, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। क्योंकि भाई इंडस्ट्री सेक्टर में ही सारा कुछ कहाँ से जा रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ से जाएगा, हमारे इंडस्ट्री सेक्टर से। तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, तो वो भी पूरा का पूरा टोटल डिपेंडेंट किसके ऊपर है, हमारे प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो ये हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ी सी एग्रीकल्चर की अगर बात हो रही है तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें तो किसको बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड का अगर मैं बोलूं आपको कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग। ओके, ये आपने याद रखना है, नॉर्मन बोरलॉग। ओके, बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग तो आगे वर्ल्ड के। अगर मैं बात करूं इंडिया के लेवल पे तो इंडिया के लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन। क्लियर है भाई, एम एस स्वामीनाथन जी ये इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। ठीक है भाई साहब, क्या होता है भाई यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या चीज़, कब हुई है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी का एक पार्ट था जिसमें क्या है, हमने एमरजेंस और डिफ्यूजन की न्यू सीड्स किसके, सीरियल्स की। ठीक है, जिसको हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटीज बोलते हैं, वो सीड्स हमने यहाँ पे लाए। ठीक है, ये इनिशियली इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का एक हिस्सा था। ठीक है, याद रखना है आपने, ये किसका हिस्सा था, आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP का एक हिस्सा था। फर्दर लेटर इसको हम लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम का नाम दिया। ठीक है भाई साहब, फुल्ली ऑपरलाइज हुआ ये खारिफ सीजन में, कब, 1965-66 में। ठीक है भाई, मेनली इनका जो कौन से रीजन्स में काम था ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये आपको पता होना चाहिए भाई। वो आपका था सतलुज गंगा प्लेन्स के ऊपर और कावेरी डेल्टा। इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ वीट और राइस जो है वो साइंटिफिकली अडॉप्ट की गई फार्मर्स के द्वारा, जो सीड्स यहां से दिए गए। ठीक है भाई साहब, तो इसकी वजह से हमारे इंडिया में अचीवमेंट्स क्या हुई, जो सीरियल्स होती हैं आपके पास, दालें। ठीक है, वो दालें आपको काफ़ी हैवी मात्रा में देखने को मिली। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो वीट के फेवर में होने लगा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होने लगा। अब यहाँ पे वीट भी ज़्यादा उगने लगा। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होने लग गई भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। क्लियर, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था जो आपको याद रखना है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई थी भाई, जो हमारी 2006 में मनमोहन सिंह जी ने 93rd साइंस कॉन्फ्रेंस में घोषित की थी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास है तो वो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास डेयरी सेक्टर भी आता है। ठीक है भाई साहब, कौन सा आता है, एक डेयरी सेक्टर भी हमारे पास यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिलता है। तो डेयरी सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुई थी, वाइट रेवोल्यूशन देखने को मिली थी आपको। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन देखने को आपको मिली थी। ओके, ये वाइट रेवोल्यूशन क्या है सर, यस, तो ये वाइट रेवोल्यूशन आपकी मिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करती है, मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन हुई थी, स्पीडी इंक्रीज हो गया था फील्ड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है भाई साहब, इसको हम लोग वाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ये आपने टर्म याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, किसके द्वारा किया गया ये ऑपरेशन फ्लड भाई साहब, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ओके, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भी आपने याद रखना है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी के द्वारा ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, कब, 1970 में। याद रखिएगा भाई,
वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद हमारे पास ट्राई कलर रेवोल्यूशन का भी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा ये स्टार्ट की गई? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कौन सी भाई? यस, इट्स ट्राई कलर रेवोल्यूशन, ट्राई कलर रेवोल्यूशन। अब ये ट्राई कलर रेवोल्यूशन कौन सी थी सर? तो ट्राई कलर रेवोल्यूशन में आपके पास एक वाइट कलर रेवोल्यूशन आई, ठीक है, एक आपके पास सैफरॉन कलर की रेवोल्यूशन आई, क्या है बताता हूं वन बाय वन। तो एक आपके पास ब्लू कलर की रेवोल्यूशन आई। ये 3 रेवोल्यूशंस आपको ट्राई कलर रेवोल्यूशन देखने को मिलती हैं। अब वाइट कलर रेवोल्यूशन में क्या है? यहां पे कैटल वेलफेयर और उसके गोल्स से रिलेटेड जो है वो वेलफेयर यहां पे किया गया वाइट में, ठीक है, याद रखना कैटल यानी कि माल मवेशी का वेलफेयर, ठीक है, याद रखना है आपने। तो ये आ गई व्हाइट रेवोल्यूशन। तो ये ट्राई कलर रेवोल्यूशन किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी के द्वारा। क्लियर? ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। सैफरन कलर जो सैफरॉन रेवोल्यूशन थी, ये कौन सी थी हमारे पास भाई साहब? ये थी आपकी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ, ओके, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, जो सोलर एनर्जी है उसकी बेटर यूटिलाइजेशन हम कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट की सैफरॉन दैट इज रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया भाई साहब क्या? ब्लू रेवोल्यूशन दैट इज फिशरमैन। ओके, फिशरमैन्स वेलफेयर की बात की गई यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग की बात की गई। कौन सी क्लीनिंग भाई? यहां पे क्लीनिंग घरों की नहीं, यहां पे क्लीनिंग की गई किसकी? रिवर की और सी की, रिवर एंड सी। ओके, तो ये हमारी ब्लू रेवोल्यूशन थी। व्हाइट रेवोल्यूशन, सैफरन रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन, ये 3 रेवोल्यूशन ट्राई कलर रेवोल्यूशन के अंदर आती हैं। हमने देखा व्हाइट रेवोल्यूशन, हमने डिटेल में डिस्कस करा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये था हमारा सेशन ऑन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है भाई साहब। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी को पता होगी, ये पढ़ा होगा आपने, 2022 की एक इंपॉर्टेंट जो घोषणा थी, जिसमें हम लोगों ने क्या एम किया था कि फार्मर्स की इनकम जो है वो हम लोग डबल करेंगे 2022 तक। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए थे। उसमें 7 स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से थे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किसका? डबलिंग द फार्मर्स इनकम जो एम था 2022 तक पूरा करना था हमने। तो ये एक 7 पॉइंट स्ट्रेटजी थी, उसमें से एक था जिसमें हम लोगों ने क्या बोला था? इरिगेशन के ऊपर फोकस करना है और बजट भी बढ़ाना है इरिगेशन का, ठीक है। नेक्स्ट था कि भाई साहब सीड्स की जो क्वालिटी है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल हेल्थ के अंदर, वो हमने सॉइल कार्ड्स भी बनवाए थे फार्मर्स के लिए, ठीक है। सॉइल कार्ड्स भी बने थे उस टाइम पे कि भाई साहब आप सॉइल कार्ड बनाओ और अपनी सॉइल की हेल्थ चेकअप कराओ आपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो ये क्वालिटी सीड्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल के अंदर, तो वो हेल्थ चेकअप के लिए गुड प्रोविजंस बनाए गए थे। सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट था आपका स्ट्रेंथिंग वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चेन्स टू प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप लॉसेस। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला था कि फार्मर्स का मैक्सिमम क्या होता है, जो वो अपनी बेचारी फसलें काट तो लेते हैं बट उनके पास कोल्ड स्टोर नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, जहाँ पे ये बेचारे प्रिवेंट करके रख सकें अपनी क्रॉप्स को, उसकी वजह से इनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये था इनका थर्ड पॉइंट इन 7 पॉइंट स्ट्रेटजी। फोर्थ पॉइंट था प्रमोट करना वैल्यू एडिशन फूड प्रोसेसिंग का। फूड प्रोसेसिंग का जो वैल्यू एडिशन थी उसको प्रमोट करना है। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है भाई साहब? जो पैकेज्ड फूड आप खाते हैं उसमें जो उनकी वैल्यू होती है उसको ऐड ऑन करने को प्रमोट करना, ये हमारी सरकार ने घोषणा की 7 स्ट्रेटेजी पॉइंट के अंदर, जिसमें हम लोगों ने बोला कि फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल फार्म मार्केट्स को क्रिएट करने की बात की और रिमूव करने की बात करी भाई। यहां पे क्या? डिस्टॉर्शंस एंड ई प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कि भाई साहब हम लोग सीधा नेशनल ई फॉर्म मार्केट्स क्रिएट करेंगे, नेशनल फॉर्म्स, जहां पे फार्मर्स डायरेक्टली आके अपनी फसलों को बेच सकेंगे या अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे, जो भी इनकी क्रॉप्स वगैरह होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब हम सूटेबल काइंड ऑफ फार्म इंश्योरेंस को लाएंगे। जो आपकी क्रॉप्स हैं, कभी कभी क्या होते हैं फसलें आपकी खराब हो जाती हैं, तो इनका इंश्योरेंस करवा लो। इंश्योरेंस से आपकी जो क्रॉप्स हैं उससे आपको नुकसान, भारी नुकसान नहीं होगा, इंश्योरेंस का पैसा आप लोगों को मिल जाएगा।
देन इन्होंने बात की लास्ट पॉइंट में कि प्रमोट करेंगे हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग को, बी कीपिंग को एंड फिशरीज को, जिसमें इन ये सब अगर कोई खोलता है तो उसको सरकार सब्सिडी भी देती है। क्लियर है भाई? तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था जो आपको पता होना चाहिए। आप चाहे यूपीएससी की बात तैयारी कर रहे हो या फिर जीके पीएससी की बात कर रहे हो, तो ये डिटेल्ड क्वेश्चंस आपसे इन एग्जामों में पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ें भाई साहब दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आई? अब बढ़ते हैं भाई हम लोग आगे। ठीक, मैंने आपको क्या बोला था कि लास्ट में एक चीज़ आपको समझाई जाएगी, पहले वो कर लेते हैं, फिर हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो ये कल का लेक्चर हमारा रहने वाला है भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। तो कल का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके आना, क्योंकि हम लोग इसमें काफ़ी डिटेल में जाने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से आरबीआई को समझेंगे, जो आप दोबारा कभी भी नहीं भूलेंगे भाई। ठीक है, ये तो खैर ठीक है, चलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक होता है आपके पास पब्लिक सेक्टर, ठीक है भाई, दूसरा होता है आपके पास कौन सा? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है और हमारी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बेस्ट कौन सा रहता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब पब्लिक सेक्टर कौन सी होती है भाई? ठीक है, पब्लिक सेक्टर में आता क्या क्या चीज़ है? अब एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, इंडियन रेलवेज। ठीक है, इंडियन रेलवेज का जो पोर्शन आता है वो किसके अंदर आता है भाई? पब्लिक सेक्टर के अंदर, क्योंकि यहां पब्लिक यूज कर रही है। थर्मल, ठीक है, थर्मल एनर्जी की जो यूजेज की बात करें हम लोग, थर्मल पावर प्लांट्स आते हैं, वो भी पब्लिक सेक्टर में आता है। अब एटॉमिक एनर्जी आ गई, टेक्सटाइल आ गया, ठीक है, एयरलाइंस आ गई, डिफेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो पब्लिक सेक्टर में आती है वो है हमारे पास डिफेंस। ठीक है, डिफेंस को तो हम प्राइवेट कर नहीं सकते भाई, तो पब्लिक सेक्टर में आते हैं ये सब चीज़ें। अब प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है ये तो आप सभी को पता ही है भाई। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है ये आप सभी को पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जहां पे कोई भी काम शुरू किया जाता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई भी इंडिविजुअल ये काम स्टार्ट करता है। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होता है, गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग पब्लिक सेक्टर कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो पब्लिक के लिए ही है भाई साहब। तो इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट के अंदर, थर्मल एनर्जी गवर्नमेंट के अंदर, डिफेंस गवर्नमेंट के अंदर। तो ये जो दो चीज़ें हैं तो ये किसके अंदर आती हैं भाई साहब? पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं। और प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है? जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो इन दोनों सेक्टर्स में सबसे अगर बढ़िया वाला कोई सेक्टर होता है तो वो आप सभी को पता है भाई, दैट इज पब्लिक सेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइवेट सेक्टर। अब आप बोलोगे सर पब्लिक सेक्टर इज वाई पब्लिक सेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइवेट सेक्टर? क्योंकि भाई साहब एक बात मुझे बताओ, कभी भी मान लो इन्फ्लेशन बढ़ती है या घटती है तो आपको रीजनेबल प्राइस पे कौन देगा चीज़ें? सरकार। ठीक है, अभी देखो बाहर से अगर आप क्या लेते हैं, राइस, ठीक है भाई, तो वो आपको कितने का पड़ता है केजी? 60 से लेके 250 रुपीज़ तक आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगी राइस की। वहीं हम लोग बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो यहाँ पे जो पीडीएस सिस्टम है अपना, जो राशन डिपार्टमेंट वाले आपको देते हैं, तो यहीं पे ये बेचारे कितने में आपको दे देते हैं? आई थिंक 15 रुपीज़ पर केजी। तो कौन आपको रीजनेबल प्राइस पे देगा? प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो होती है वो आपको क्या देखने को मिलती है कि भाई साहब इनका कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए काम करते हैं। तो ये था हमारा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, जो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। वैसे तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल डिस्कशन की थी, बट इस लेक्चर के रिलेटेड था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग एमसीक्यूज, फिर हमारा लेक्चर करते हैं ख़त्म भाई। चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज कॉल्ड। यस, कोई भी गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट हो रहा है वहां पे क्या? नेचुरल रिसोर्स, या फिर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, या पब्लिक सेक्टर, या फिर टर्शरी सेक्टर। यस बताइए भाई,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि अपने पास एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको कहते हैं। चलिए आ जाएं अगले सवाल पे भाई। नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में किसी भी एक टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, वो बताओ कौन सी होती है। ठीक है, अर्बन, रूरल, पब्लिक प्राइवेट, स्टेट नेशनल या फिर अर्बन। तो आपको मैंने अभी बताया भाई, अभी डिस्कस किया था, इकोनॉमी जो है वो क्लासीफाई की जाती है पब्लिक एंड प्राइवेट के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, ठीक याद रहेगा, भूलना नहीं है ये, यही सब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए नेम वन फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर की एक फंक्शनिंग एक्टिविटी आपको बतानी है। दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके जी। एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके जी। प्रोड्यूस अ गुड बाई एक्सप्लॉटेशन नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो आपका किसका हो जाएगा भाई, प्राइमरी सेक्टर का हो जाएगा, ये तो नहीं होगा आपका। गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद need to be transported by trucks or trains then sold in wholesale and retail shops। बताओ कौन सा होने वाला है हमारे पास सही आंसर। आई थिंक सो आप सभी ने अभी तक गेस कर लिया होगा, इट्स ऑप्शन डी। ठीक है भाई साहब, सर्विस सेक्टर ही टर्शरी सेक्टर कहलाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है भाई, चलो। Not every good or service that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the dash to get the total production। भाई यस, ये हुई ना बात। जो हमारे पास गुड्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक आपके पास आती हैं फाइनल गुड्स, ठीक है भाई, एक आपके पास होती हैं इंटरमीडिएटरी गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएटरी गुड्स, ये आपके पास होती हैं दो प्रकार की गुड्स। जो फाइनल गुड्स होती हैं ये आपकी काउंट होती हैं जीडीपी के अंदर। जो इंटरमीडिएटरी गुड्स होती हैं ये आपकी नहीं काउंट होती हैं, ये आपने याद रखना है भाई। चलिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड पूछा गया है। एडिंग द एक्चुअल नंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्रोडक्शन। तो आप सभी ने आइडिया लगा लिया होगा, ये मैंने आपको बता दिया था पहले। गुड्स, फाइनल गुड्स जो होती हैं वो ऐड होती हैं, बाकी आपका कुछ भी ऐड नहीं होता। द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है भाई, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है। ये आप सभी को हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में बता दिया था भाई, जीडीपी का जो हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन की थी वहाँ। हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ठीक है भाई, जो बड़ी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी नेशन को। बाय इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। ओके, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉफिट्स हॉस्पिटल फैसिलिटीज फॉर द रिच, बाय प्रोवाइडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज फॉर द रिच। ओके जी, बाय इंक्रीजिंग द डिमांड्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट। यस, जो बड़ी कंपनी होती हैं वो हमारे नेशन की डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं भाई, वो कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं, वो जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं मैन्युफैक्चरिंग की, किससे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्रियल सेक्टर दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई 7th क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर कवर्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में इनमें से कौन सी एक्टिविटी आती है, ये आपसे पूछा गया है। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, याद रखना। गुड्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग इन नेचुरल रिसोर्सेज, प्राइमरी सेक्टर। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी, प्राइमरी सेक्टर। इट जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स, टर्शरी सेक्टर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन भाई। ठीक है, चलिए आ जाएं क्वेश्चन 8th पे। वेयर विल यू फाइंड द मोस्ट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। इनमें से आप मोस्ट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिग प्राइवेट कंपनीज, अमंग एग्रीकल्चर वर्कर्स वर्किंग फॉर स्मॉल फार्मलैंड्स, अमंग पार्ट टाइम इंडस्ट्रियल वर्कर्स। आई थिंक आप सभी को पता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ, लाइफ इंश्योरेंस किस में आता है, सेकेंडरी में आता है, सर्विस में आता है, नन ऑफ दी अबव, या फिर प्राइमरी सेक्टर। लाइफ इंश्योरेंस तो भाई साहब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये एक सर्विस सेक्टर का पोर्शन है। सर्विस सेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज टर्शरी सेक्टर, याद रखना है आपने। Employment figures of a country are based on data collected from 5 yearly survey on employment and unemployment. Which organization conducts this survey?
यस, बताओ भाई, कौन करता है ये सर्वे कंडक्ट आपकी? नरेगा 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन? तो दैट्स ऑप्शन डी, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था भाई आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अच्छे से अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जो हम लोगों ने बात की वो भी आपको पता चला होगा। जीडीपी में किस सेक्टर का कितना शेयर है वो भी आपको समझ आई होगी। जो हम लोगों ने वाइट रेवोल्यूशन की बात की, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की, ट्राई कलर रेवोल्यूशन के बारे में बात की, अच्छे से डिटेल में आपको समझ आए होंगे भाई। तो चलो अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा, ठीक है? चाहे आप फोन फेंक के मारो उसको लैपटॉप के ऊपर, ठीक है, चाहे आप हाथ से मार दो, कुछ भी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। प्लस बेल आइकॉन दबा दीजिए। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको इंस्टा एंड एक्स अकाउंट पे देखने को मिलेगा, और पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई? तो चलो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।